डियर स्टूडेंट, आज दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का ये छठा क्लास है और आज के क्लास में हम लोग प्रांतीय प्रशासन का अध्ययन करने जा रहे हैं। जहाँ तक प्रांतीय प्रशासन का प्रश्न है तो ये इक्ता व्यवस्था से जुड़ी हुई एक नई व्यवस्था थी जिसने केंद्रीय प्रशासन को भी मजबूती प्रदान की। तो हम लोग इसी दृष्टिकोण से प्रांतीय प्रशासन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रांतीय प्रशासन का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में प्रांतीय प्रशासन का क्रमिक विकास अब ये क्रमिक विकास शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? एक हुआ जैसे मौर्य प्रशासन था तो मौर्य प्रशासन को चाणक्य ने या कौटिल्य ने एक व्यवस्थित रूप दे दिया था पूर्व में, और जब चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता स्थापित हुई तो मौर्य प्रशासन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। ऐसा दिल्ली सल्तनत के साथ नहीं। चूंकि दिल्ली सल्तनत के लोग तुर्क थे और वो बाहर से आए थे और यहाँ के स्थानीय प्रशासन पूर्व से चल रहा था। मौर्य बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे और उन्होंने यहाँ के परिवेश के अनुसार प्रशासन का निर्माण किया। दोनों में डिफरेंस है। अब तुर्क जब बाहर से आए तो उनके पास भी एक प्रशासन का दृष्टिकोण था जिसके आधार पे जो है वो भारत को प्रशासित करना चाहते थे, लेकिन वो दृष्टिकोण पूर्ण रूप से भारत में लागू हो जाए ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इस देश का अपना स्थानीय प्रशासन पहले से चला आ रहा था और उस प्रशासन से लोग एक फैमिलियर हो जाते हैं, पारिवारिक हो जाते हैं। तो प्रशासन चाहे सही हो गलत हो उससे वो एक अलग बात हो, लेकिन प्रशासन से भी लोग पारिवारिक हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं और उसको हटा करके फिर एक बैग दूसरा तरह का प्रशासन आप लेते आइए तो उसके विरुद्ध लोग विद्रोह करते हैं, उसको नहीं मानते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लिया जाए कि एक लंबे समय तक हम लोगों ने राजतंत्र को स्वीकार किया कि नहीं किया। राजतंत्र से लोकतंत्र का सफर जो तय हुआ, इसको समझाने में भारत के नेताओं को कितने वर्ष लगे? अगर बिंदु 1857 का विद्रोह माने तो वहां से लेकर 1947 तक लगा। अगर बिंदु 1885 में कांग्रेस की स्थापना माने तो वहां से लेकर 1947 तक लगा। तब हमने लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया ना। हम तो राजतंत्र के आदी थे। राजा चाहे देश का हो, राजा चाहे विदेश का हो, जो जीत जाए उसी को हम मानेंगे, उसी को टैक्स देंगे। तो इस तरीके से उदाहरण देकर के हम ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि तुर्क लोग यदि चाहते भी कि हूबहू जैसा मध्य एशिया में जिस प्रशासनिक ढांचे का या खिलाफत अब्बासिया में जिस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया वैसा हूबहू लागू हो जाए, संभव नहीं। तो जिस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया उसमें केंद्रीय स्तर पर तो उसने अपनी बात को लागू किया, लेकिन प्रांतीय स्तर पर पूर्व की व्यवस्था भारत में चलती रही और इस पूर्व की व्यवस्था में अपनी बात को जो स्थापित किया वो एक नए सिस्टम के साथ किया जो सिस्टम था इक्ता व्यवस्था।
जिसका एक्सप्लेनेशन या व्याख्या थोड़ी देर बाद हम करेंगे इसी क्लास में। और उस व्यवस्था में क्या किया गया कि अपना एक आदमी इक्तादार नियुक्त कर करके वहां में पूर्व में जो प्रचलित व्यवस्थाएं चल रही थी उससे समन्वय किया गया, कोऑर्डिनेशन किया गया। यानी तुर्क सुल्तान कभी भी जनता के संपर्क में नहीं आया। जनता के संपर्क में जो लोग आए वो भारत के प्रशासनिक वर्ग में जुड़े हुए वही लोग थे जो तुर्कों से पहले सक्रिय थे, जैसे चौधरी, खूत, मुकद्दम, ग्रामीण स्तर। तो पीपुल तो गांव में रह रही थी, तो गांव से टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा था? क्या इल्तुतमिश या उसके व्यक्ति, क्या बलबन उसके व्यक्ति, क्या अलाउद्दीन उसके व्यक्ति? नहीं, चौधरी, खूत, मुकद्दम यही कर रहा था। तो वो तो यही जान रहा था कि ये मेरा शासक। और चौधरी, खूत, मुकद्दम किसके नियंत्रण में आ गया था? तो इक्तादार के नियंत्रण। क्यों? क्योंकि उसी ने राजनीतिक एकता प्रदान की। चौधरी, खूत, मुकद्दम के पास राजनीतिक एकता नहीं थी, तो इससे एक अनार्की की स्थिति पैदा हो जाती। तो उसका ये मानसिकता था प्राचीन काल से कि जो राजा बन जाए हम उसी को टैक्स देंगे। जनता चौधरी, खूत, मुकद्दम को पहचान गई। तो इस तरीके का जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में स्थानीयता प्रांतीय प्रशासन में प्रभावी रहा। और इसी दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वो जो स्थानीयता थी वो स्थानीयता बनी रही, और बने रहने के कारण जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रांतीय प्रशासन का तुर्की रूप उभर करके सामने आया, जिसमें एकता व्यवस्था के साथ स्थानीय प्रशासन में तादात्म्य स्थापित किया गया, समन्वय स्थापित किया गया, और उस क्रम में एक नया प्रांतीय प्रशासनिक ढांचा निर्मित। आप समझ में आ रही बात को? इसी को हम एलोबरेट करने जा रहे हैं कि कैसे करनी है। तो अब देखिए कि आरंभ में जो तुर्क सुल्तान था वो विजित क्षेत्र, जिस क्षेत्र को उसने विजित किया, एक प्रांतपति भेजता था। आप प्रांतपति को यहाँ पर ब्रैकेट में इक्तादार आप मान सकते हैं, क्योंकि यही था। और आगे चल करके इस व्यवस्था को हम क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्तादार इसलिए लिख दे रहे हैं कि प्रांतपति शब्द का प्रयोग वहां नहीं हुआ। हम लोग अभी के समय पढ़ने के लिए प्रांतपति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो प्रांतपति यानी इक्तादार भेज देता था, और यह जो पदाधिकारी था वो प्रांत में यानी प्रोविंस में सुल्तान के समतुल्य था। यानी जिस प्रकार से केंद्र में सुल्तान की स्थिति थी, उसी प्रकार से प्रांतों में हूबहू इक्तादार या प्रांतपति की स्थिति थी। यानी प्रांत में प्रांतपति का इस आधार पे जो दायित्व था वो निम्न था। इक्तादार निम्न दायित्वों का निर्वहन करता था। अब पहला कि सेना
की बहाली करता था। दूसरा, राजस्व की वसूली करता था। तीसरा, शांति व्यवस्था बनाए रखता था। चौथा, न्याय प्रदान करता था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो केंद्र में सुल्तान जिन दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, प्रांत में हूबहू वही दायित्वों का निर्वहन ये भी कर रहा है। अब देखिए कि प्रांत में इक्तादार के सहायता हेतु, जैसे केंद्र में अधिकारी या मंत्री रहते थे सुल्तान के सहायता के लिए, तो उसी तरीके से प्रांत में इक्तादार की सहायता हेतु निम्न अधिकारी, अब जैसे वजीर केंद्र में था, तो यहां भी प्रांतीय वजीर होता था। अब जैसे आरिज ममालिक था, तो यहां प्रांतीय आरिज होता था। अब देखिए, ये दीवाने इंशा था, तो यहां भी दबीर होता था, प्रांतीय दबीर, मतलब यहां भी सचिवालय होता था। अब देखिए, न्याय के लिए सदर उस-सुदूर था सेंट्रल में, तो यहां क्या होगा, प्रांतीय सदर होता था। अब देखिए, ये जो अधिकारियों का एक वर्ग है, इस वर्ग में एक नाम जुड़ता है, ख्वाजा का। यहां तक जो बातें थी, उस बातों में ये संभावना बनी रहती थी कि अगर प्रांत दूर है तो जितना अधिकार प्रांत के इक्तादार को मिला हुआ था, जितना धन उसके पास आ रहा था राजस्व से, उससे उसका स्वतंत्र बनने की संभावना हमेशा बनी रहती। बंगाल में यही हुआ कि तुगरिल ने बलबन के समय में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बाद में बलबन को 3 अभियान करने पड़े। पहले दूसरे अभियान में आपने देखा होगा कि बलबन असफल रहा, तो अपने जो अधिकारी थे उसकी हत्या कर दी बलबन ने, और खुद तीसरा अभियान किया, तब तुगरिल के विद्रोह का न सिर्फ दमन हुआ बल्कि उसकी हत्या हुई। और उसी के बाद उसने महसूस किया कि प्रांतीय प्रशासन में कहीं न कहीं पर कमी है, कहीं न कहीं पर कमी है। तो बलबन के द्वारा ख्वाजा नामक स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति की गई।
और यह जो था ख्वाजा प्रांतीय वित्त पर नियंत्रण रखता था। अब देखिए बलबन ने क्या किया, ये सब चीज का बेस तो पैसा होता है ना, तो उसने इस प्रशासनिक ढांचा को छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि कोई भी प्रशासनिक ढांचा बनता है व्यवहारिकता के आधार पर बनता है। जो चीज लागू होने वाली बात होती है उसी पे लागू की जाती है। अगर कोई चीज लागू होने वाली बात नहीं होगी तो प्रशासन में वो पद आएगा ही नहीं। अगर आप ले भी आते हैं तो सक्रिय नहीं होगा, अनुपयोगी होगा। तो इसलिए जो भी पद या व्यवस्थाएं बन गई थी वो सभी के सभी व्यवहारिक थी, उपयोगी थी, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन करना संभव नहीं। तो कमी कहाँ? कमी यह था कि धन सेना दोनों का दोनों इक्तदार के हाथ में, तो ऐसी परिस्थिति में उसका स्वतंत्र होना स्वाभाविक था। तो बलबन ने दिमाग लगाया कि धन उससे ले लिया जाए, धन उससे ले लिया। तो बलबन ने उसके लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की, जिसका काम यह था कि प्रांत के सारे वित्त पर नियंत्रण स्थापित करना। कितना पैसा आ रहा है, उस इक्ता के लिए कितना जरूरत है पैसे की, उतना दे कर करके बाकी सब केंद्रीय राजकोष में दे दे। और ये ख्वाजा की नियुक्ति सुल्तान केंद्रीय वजीर के परामर्श से करता था, और प्रांत में ख्वाजा प्रांतीय प्रांतपति के अधीन नहीं था, स्वतंत्र था। वो उसकी कोई आज्ञा नहीं मान सकता था। वो सीधा जो है वो केंद्र को अपनी रिपोर्ट पे देता था। तो इस तरीके से ख्वाजा न सिर्फ वित्त का अंकुश लगाने वाला एक अधिकारी बन गया, बल्कि केंद्र का गुप्तचर भी बन गया। अब प्रांतपति इक्तदार केंद्र के खिलाफ सोचना भी शुरू करता था तो सुल्तान को पता चल जाता था कि आपका अमुक प्रांतपति जो है आपके खिलाफ विद्रोह करना। तो प्रांतीय प्रशासन में ख्वाजा की व्यवस्था इतना व्यवहारिक थी कि बलबन तो मर गया, लेकिन बाद के आने वाले जितने शासक थे, यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस पद को खत्म नहीं किया। सबों ने ख्वाजा के पद को क्लियर। अब देखिए साहब, प्रांतीय प्रशासन में ही स्थानीय प्रशासन आता है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, हमने कहा कि कर्मिक रूप से विकास हुआ शुरू में, उसका राज अब खोल रहे हैं, उसका राज अब खोल रहे हैं। कैसे? वो सुनिए कि अगर तुर्कों के प्रशासन व्यवस्था को देखिए तो 1206 में स्थापित हुआ है ना भाई, 1206 में स्थापित। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से शुरू हुआ? तो 1325 से। 1325। ये जो 1206 से 1325 ईस्वी का समय आप देख रहे हैं साहब, इस बीच में स्थानीय प्रशासन अनुपस्थित था। स्थानीय प्रशासन अनुपस्थित था। यानी तुर्कों ने अपने स्तर से जो है वो स्थानीय प्रशासन की नींव नहीं डाली। चूंकि अभी तक स्पष्ट रूप से प्रांतों का ही विभाजन नहीं हो पाया था। पहला दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान है जिसने बजाते तौर पे एक प्रांतीय प्रशासन का सांगोपांग नींव रखा, होल एंड सोल बेस तैयार किया,
वो मोहम्मद बिन तुगलक। कैसे? वो देखिए कि सर्वप्रथम इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। अफ्रीका महादेश में ही मोरक्को आता है, देश है। उत्तर पश्चिमी भाग में देखिएगा, यानी यूरोप से बिल्कुल लगा हुआ मोरक्को के बाद ही जो है भूमध्य सागर है, और उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल। तो ये जो विवरण देता है कि उनका सर्वप्रथम प्रांतीय प्रशासन का विवरण देता है। और उस समय जो विवरण देता है उसमें कहता है कि तुगलक के समय में, तुगलक आप मान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, तुगलक सभी थे लेकिन खाली तुगलक अगर लिखा जाता है तो आप मान के चलिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा जा रहा है। तुगलक के समय जो प्रांतों की कुल संख्या थी वो 23 थी, 23। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन पहले कितने प्रांत थे इसका कोई भी इतिहासकार वर्णन नहीं करता है। पहली बार इब्न बतूता अपने ग्रंथ रहला में वर्णन करता है कि मोहम्मद तुगलक के समय में 23 प्रोविंस थे, और बजाते सबों का नाम देता है। इसका मतलब कि ये चरमोत्कर्ष था दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवाद का। इसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का कभी भी नहीं हुआ। तो उसके पहले के शासकों के पीरियड में चाहे अलाउद्दीन हो, चाहे इल्तुतमिश हो, प्रांत होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे। और दूसरी बात कि इब्न बतूता ने यह कहा कि ये जो 23 प्रांत थे, इन 23 प्रांतों का पुनः विभाजन किया गया। अब यहीं से पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत में स्थानीय प्रशासन तुगलक के समय से मौजूद हो गया। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ऐसा नहीं था कि स्थानीय प्रशासन नहीं था, लेकिन तुर्क सुल्तान के नियंत्रण में वो स्थानीय प्रशासन नहीं था। जो पहले से स्थानीय प्रशासन चला रहा था वही कार्यरत था। कह लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय से स्थानीय प्रशासन तुर्कों के नियंत्रण में। वो कैसे कि पुनः विभाजन किया गया, किसमें? जिले में। ठीक है, जिले को उस समय शिक बोलते थे। क्या बोलते थे? सिख। और इसके अधिकारी को शिकदार कहा जाता था। इसी प्रकार से जो जिला था वो परगना में बटा हुआ था। परगना का जो अधिकारी था उसको आमिल बोलते थे, यानी जिले का अधिकारी शिकदार और परगने का अधिकारी आमिल। अब परगना जो है वो गांव में बटा हुआ था, और इसके जो अधिकारी थे खूत, मुकद्दम और चौधरी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक नया इकाई उभर करके सामने है, स्थानीय प्रशासन।
और वो था सादाह। क्या? सादाह। ये सादाह क्या थी? 100 गांवों के इकाई को बोलते थे। क्या चीज? 100 गांव जो होता था तो उसकी इकाई को सादाह बोलते थे। और इसका जो अधिकारी था सादाह का, 100 गांव का, वो अमीराने सदा कहलाता था। अमीराने सदा कहलाता। अब देखिए, पहले भी आपको हम बताए हैं कि ये जो पद था अमीराने सदा का, ये वास्तव में मोहम्मद तुगलक के समय में क्रिएट किया गया था। कब? कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के चारों रियासतों को, यानी देवगिरी को, वारंगल को, द्वार समुद्र को और मदुरा के पांड को, इन चारों को मिला लिया था दिल्ली सल्तनत। और इतने दूरस्थ प्रांतों पे नियंत्रण रखना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। लगातार विद्रोह हो रहे थे और इस विद्रोह के दमन के लिए उसने नई एक प्रशासनिक व्यवस्था किया कि 100 गांवों का एक यूनिट बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये कि इसी समय दक्षिण भारत में शियाओं का प्रवेश होता है और ये तुगलक ने जानबूझ करके अपने लोगों ने सुन्नियों के प्रभाव को दमित करने के लिए ईरान से शियाओं को बुला बुला के बसाया दक्षिण भारत और उन्हीं को अमीराने सदा बनाया। और फिर क्या हुआ कि इन्हीं के द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा जैसे बड़ी रियासतों की स्थापना की गई मुगल का। ये दोनों रियासतें क्या थी? शिया। तो ये ओरिजिन पकड़ी कि कहां से क्या गड़बड़ी हुई और कहां से क्या उसमें सुधार किया गया और कोई भी जाति किस कंटेक्स्ट में भारत में आई। जैसे अफगान कैसे आई वो हमने बताया आपको, उसी ढंग से शिया कैसे आए इतनी बड़ी संख्या में। शियाओं की बहुत बड़ी जमींदारी, यूपी में तो उनकी जमींदारी बहुत सारे, तो ये इसी पीरियड में लाए गए थे ईरान से और फिर यहाँ बस गए। क्यों भाई? तो प्रशासन में इनको अच्छी पकड़, पढ़े लिखे हुए लोग। प्रशासन करना भी एक कला है, एक आर्ट है। सबको प्रशासन आप नहीं दे सकते। तो इस तरीके से प्रांतीय प्रशासन में इतनी सारी बात थी। अब देखिए, प्रांतीय प्रशासन से जुड़ा हुआ जो चीज है वो है इक्ता व्यवस्था, है ना। इसका नोट्स भी हमने दिया है आपको बना कर करके, और साथ ही साथ जो प्रेस्क्राइब्ड बुक आपको किया गया है उसमें भी बहुत विस्तार से लिखा गया है। अगर बिना समझे हुए उस बुक को आप पढ़ते हैं तो एक बोझिलपन महसूस कीजिएगा। इसलिए हम इसको आज की क्लास में इस व्यवस्था को समराइज करना चाहते हैं इस अंदाज में कि आपको मटेरियल्स में लिखी हुई बातें समझ में आए, या जो बुक में लिखी हुई बातें वो पूरी पूरी समझ में आए। तो इक्ता व्यवस्था था क्या, इसका उदय कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो प्रांतीय प्रशासन आपने पढ़ा, जितनी भी बातें पढ़ी, वो पूरा का पूरा सिस्टम इक्ता व्यवस्था कहलाता है। यानी प्रांत में क्या लागू था, तो इक्ता व्यवस्था लागू। इसलिए अब हम लोग को समझना है कि इक्ता व्यवस्था क्या था, जब हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये इक्ता शब्द जो है अरबी के
अरबी शब्द के कतिया से निकला। अब जहां तक कतिया का अर्थ क्या होता है, इस कतिया का अर्थ होता है भूखंड। ठीक है, लेकिन कैसा भूखंड? तो ये जो भूखंड होता था वो हस्तांतरणीय राजस्व भूखंड होता था। ठीक है ना, यानी ट्रांसफरेबल रेवेन्यू लैंड। अब देखिए, इस टर्मिनोलॉजी को आपको समझना होगा कि हस्तांतरणीय राजस्व भूखंड या ट्रांसफरेबल रेवेन्यू लैंड क्या था। तो ये जिस समय की बात बोल रहे हैं हम बहुत शॉर्ट इसमें चल रहे हैं। इसमें लिख दिया कि अरबी शब्द कतिया से निकला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्ता व्यवस्था का उदय अरब में हुआ। तो इसमें अंदर की जो पूरी बात है वो अब हम समझा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड पर उतना जगह नहीं है और उतना आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन समझना है पूरी बात को कि क्या हुआ। तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के समय का जो इस्लामी साम्राज्य था वो बहुत विस्तृत नहीं हुआ, बहुत विस्तृत नहीं हुआ। तो उनके जो सहयोगी थे जिनको सहाबा के नाम से जाना जाता, तो उनके माध्यम से वो उन जीते गए क्षेत्रों का प्रशासन चलवाते थे। और जो उनके सहयोगी जो सहाबा कहा हमने, ये चरित्र के बहुत ऊंचे थे, बहुत गुणी थे। और जहां पर प्रॉफिट नहीं है वहां पर एकदम प्रॉफिट के विचारधाराओं के अनुरूप शासन संचालित करते। इसलिए किसी प्रकार का कोई व्यवधान प्रॉफिट के जीवन काल में नहीं। लेकिन उसके बाद खिलाफत राशिदा के दौर में और खास तौर से खिलाफत उमैया के दौर में इस्लामी साम्राज्यवाद बहुत बड़ा हो। अब वो सिर्फ एशिया के अरब पेनिनसुला तक सीमित नहीं रहा, एशिया के दूसरे भागों तक, यहां तक कि भारत तक भी पहुंच गया। अफ्रीका के बहुत बड़े क्षेत्र तक उसकी रसाई हो गई। यूरोप में उसके साम्राज्य बन गए, स्पेन और पुर्तगाल उसके सबसे बड़े हिस्से। तो ऐसी परिस्थिति में यहां शासन कैसे चलता था? तो उसी परिस्थिति में ये शब्द भर करके सामने आया, हस्तांतरणीय राजस्व भूखंड, ट्रांसफरेबल रेवेन्यू लैंड। जो क्षेत्र जीते गए उसको एक ऐसी भूमि मानी गई जिस भूमि से आमदनी होती हो, राजस्व की प्राप्ति। और इस राजस्व की प्राप्ति के लिए उसका दायित्व एक व्यक्ति को दे दिया गया कि ये लो, ये भूमि हुई, इस भूमि से तुमको राजस्व प्राप्त होगा, इस राजस्व से तुम सेना रखोगे, वहां की सारी व्यवस्था तुम खुद करोगे। क्या व्यवस्था? तो सेना बहाल करोगे, राजस्व की वसूली करोगे, शांति व्यवस्था करोगे, न्याय प्रदान करोगे। और जो पैसा बचेगा उसको जो है वो मेरे पास दे दो, यानी मेरे अधीन रहो। तो देखिए साहब, इस तरह का जो हस्तांतरणीय राजस्व भूखंड था,
इसी का नाम दिया गया, इसी को क्या कहा गया? एकता। ठीक है, और इसी से जुड़ गया क्या? एकता व्यवस्था। अब इसी का जो अधिकारी होता था, वो इक्तादार कहलाता था। क्या कहलाता था? इक्तादार कहलाता। क्लियर? अब देखिए कि ये जो इक्ता व्यवस्था था, इसके दो रूप थे। अभी भारत में हम नहीं कर रहे हैं, अभी सब वही चल रहा है। ये जो इक्ता व्यवस्था था, इसका दो रूप था। एक को बोलते थे इक्ताए इस्तगलाल, इक्ताए ताबलुक, और दूसरा इक्ताए इस्तगलाल। यहां क्या था कि इक्ताए तामलुक जो था, ये बड़ी एकता थी। और यहां के इक्तादार को, जो बड़ा इक्ता का इक्तादार था, इसके इक्तादार को प्रांत के सभी अधिकार प्राप्त थे। प्रांत के जितने अधिकार थे, जो पूर्व में वर्णन किए हैं, ठीक है, प्रांत के सभी अधिकार प्राप्त थे। अब देखिए, दूसरा जो इक्ताए इस्तगलाल था, इसका दूसरा नाम था भोगधारी इक्ता। भोगधारी इक्ता, यानी ये इक्ता जो है शासन के लिए नहीं दिया जाता था, बल्कि भोग के लिए दिया जाता था, इस्तेमाल के लिए। तो किसको दिया जाता था ये? तो व्यक्तिगत रूप से सैनिकों को मिलता था। व्यक्तिगत रूप से सैनिक, मतलब कोई सैनिक बहुत बहादुर है, या उसके पास 100 लोगों का जाबाज एकदम समूह है, जो कोई भी हमला करने में सक्षम है, तो उसको एक अलग यूनिट मान लिया गया, लीजिए आपके लिए इतना बीघा हम देते हैं। अब ये जो इक्ताए इस्तगलाल मिला, तो इसमें वो सेना बहाल नहीं करेगा, राजस्व नहीं वसूलेगा, शांति व्यवस्था बनाए की जिम्मा नहीं है, न्याय प्रदान नहीं करेगा। वो सिर्फ जो वहां से रेवेन्यू आ रहा है ना, उसका उपभोग करेगा। और बाकी उस क्षेत्र में बाकी जितनी चीजें हैं, वो सब कौन करेगा? इक्ताए तामलुक के लोग। तो इस तरीके का विभाजन होगा। अब देखिए कि इक्ता व्यवस्था का भारत में प्रचलन, भारत में प्रचलन। तो देखिए, भारत में प्रचलन जो शुरू किया वो मोहम्मद गौरी ने। आमतौर पे किताब लिखता है इल्तुतमिश, तो गलत लिखता है। अब गौरी क्यों भाई, गजनवी क्यों नहीं? गजनवी भी इक्ता व्यवस्था का जानकार था, तो क्यों नहीं उसने किया? इसलिए कि उसका उद्देश्य ही नहीं था शासन करना। लेकिन गौरी का उद्देश्य था, इसीलिए भारत के विविध प्रांतों का इक्तादार बना दिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सिंध और मुल्तान का इक्तादार किसको बना दिया? नासिरुद्दीन कुबाचा को। तो इसलिए भारत में इस व्यवस्था का प्रचलन करता मोहम्मद गौरी को मानेंगे। लेकिन
आगे की व्यापकता प्रदान किया जिसने, इस व्यवस्था को व्यापकता प्रदान किया, वो व्यक्ति था इल्तुतमिश। इसका मतलब क्या हुआ कि बजाते तौर पे इल्तुतमिश ने जो है वो इसको पूरे जितने भी विजित क्षेत्र थे सबों पर लागू कर। तो जब तक दिल्ली सल्तनत बनी रही, चाहे सैयद हो या लोदी तक, वो भारत पर शासन, प्रांतीय प्रशासन के आधार पर यही इक्ता व्यवस्था को भी अपनाया। जब मुगलों का दौर आया तो ये इक्ता व्यवस्था समाप्त हुई और इसी इक्ता व्यवस्था के स्थान पर जो था मनसबदारी व्यवस्था। ये जो इक्ता व्यवस्था थी इसको आप सामंतवादी व्यवस्था मत समझिए जो पूर्व में भारत में प्रचलित था। ये पूर्व में भारत में बड़ी सामंतवाद से इस रूप में भिन्न था कि सामंतवाद वंशानुगत होता था, इक्तादारी वंशानुगत नहीं होता। सामंतवाद अस्थायी होता था, इक्तादारी अस्थायी नहीं होती। इसमें 3 वर्ष पे इक्तादार का ट्रांसफर कर दिया जाता। तो इसलिए ये एक प्रशासन का उपक्रम था, इसके साथ स्थानीय भावना जो है जुड़ी हुई कोई चीज नहीं, जबकि सामंत के साथ स्थानीय भावना जुड़ी हुई चीज। सामंत और कृषकों के बीच में आपस में संबंध होते थे, इक्तादार और कृषियों के बीच संबंध नहीं होते। किसानों का संबंध चौधरी खुद मुकद्दम से होता और फिर मुकद्दम चौधरी खुद का संबंध इक्तादार से। तो ये सब कुछ डिफरेंस है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता व्यवस्था थी वो सामंतवादी व्यवस्था। यहाँ पर खत्म होता है। बाद के क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। तब तक के लिए